एक अम्बेडकरवादी विचारक है, उनसे मेरी बात चल रही थी एक बार। उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था उस तरह से। उसके बाद से मैंने स्टूडेंट्स को बताना शुरू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आरक्षण कितने समय तक आप चाहते हैं, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना इसकी, और कितना, आखिर कितना आरक्षण हो। तो उनका जवाब था कि 3-4 हजार साल तक भारतीय इतिहास में ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई के सारे पद केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थे, 100%। बिजनेस की सारी वैकेंसीज केवल वैश्य समुदाय के लिए आरक्षित थी, 100%। 90 नहीं, 80 नहीं, 50 नहीं, 49 नहीं। और सेना संबंधी सारे दायित्व केवल क्षत्रियों के लिए आरक्षित थे। जब आपने 3-4 हजार साल तक 100% आरक्षण कुछ वर्गों को दिया, और जो उस समय शूद्र या अंतिम वर्ण कहलाए, शूद्र को कुछ लोग मानते हैं कि ओबीसी है, और जो पांचवा है दलित, वो शूद्र से भी नीचे है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर चौथा शूद्र है तो फिर ओबीसी क्या है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ओबीसी शूद्र है, और ओबीसी के नीचे जो क्लास है, जो दलित है, ओप्रेस क्लासेस है, उनको दलित या दमित या एससी हम कह देते हैं, साथ में एसटी को अटैच करते हैं। इन वर्गों को 3-4 हजार साल तक किसी भी पद पर जाने के लिए 1% भी स्कोप नहीं मिला। तो जब विषमताएं हमने 3-4 हजार साल में खड़ी की हैं, तो समानताएं स्थापित करने के लिए 70 साल में क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है हम लोगों को, उसको भी समय दीजिए भाई। खराब लगता है ना, मुझे भी लगता था, क्या करें क्या करें। लेकिन समाज में बदलाव की कीमत कोई तो चुकाएगा ही। अब हमें चुकानी है तो चुकाइए, क्या दिक्कत है। तो लेकिन जब आप इन तर्कों को समझ लेंगे तो आपका पीड़ा और चुभन कम हो जाएगी। आपको ये रियलाइज हो जाएगा। मतलब इसको कॉडवेल की भाषा में अगर कहना हो ना, कॉडवेल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छा तर्क ये होता है। जैसे मुझे अपनी योग्यता पर ठीक ठाक विश्वास है, मुझे ये भरोसा है कि मुझे कोई भी विषय कोई कहे पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। साइंस मेरी बैकग्राउंड नहीं है, मतलब स्कूल के टीचर्स ने काफी कोशिश की साइंस पढ़ाने की, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि वो अच्छे टीचर नहीं है, तो मैं ठीक से नहीं पढ़ता था। मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज के बाद इंटरेस्ट आया पहली बार पढ़ने में, तब तक नहीं आया। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मुझे कोई कहे कि मैथ्स में ही कुछ करना है तो अधिक से अधिक 1 साल लगेगा, और मैं 12वीं का, बीएससी का, एमएससी का मैथ समझ सकता हूँ। मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं है, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। कोई कहे इंजीनियरिंग करनी है तो ऐसा क्या है, इंजीनियरिंग भी कर लेंगे, मेडिकल साइंस भी पढ़ लेंगे, ऐसा क्या होता है उसमें, सीखने तो सीख लेंगे, क्षमता तो है ही। पर अगर मेरे पास ये क्षमता है तो ये क्षमता सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं कोई 30 मार्क हूं। ये क्षमता आती है केवल 2 वजह से, एक जेनेटिक्स, एक एनवायरमेंट। जेनेटिक्स पर तो मेरा कोई बस नहीं है। मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि मेरे माता पिता बुद्धिमान थे। वो क्यों बुद्धिमान थे? क्योंकि उनके माता पिता थे। और हर पीढ़ी में उनकी बुद्धिमत्ता को विकसित होने की परिस्थितियां मिलती रही, तो बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो मेरी बुद्धिमत्ता में पिछले 3,000 साल की विशेष सुविधाओं के फायदे शामिल है। और यदि मैं किसी एससी, एसटी, ओबीसी या अमेरिका में किसी ब्लैक के बारे में कहूं, एक नोबेल प्राइज विनर ने परसों बेवकूफाना बात कह दी कि ब्लैक लोगों का आईक्यू कम है और जेनेटिक्स से तय होता है। खूब डिबेट है इस बात पर। अगर आपको सच में लगता हो कि एससी, एसटी या महिलाओं का आईक्यू, एवरेज आईक्यू पुरुषों से कम है, यह बात सही हो सकती है। अगर आप टेस्ट लेंगे एवरेज, तो हो सकता है कि आईक्यू कम निकले, ये हो सकता है। पर उसकी वजह असली ये है कि जितने 3,000 साल में हमारी आईक्यू के बढ़ने के जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जुड़ते गए, उनके उस पूरे समय में फैक्टर्स कम होते गए। इसलिए अगर आज कोई व्यक्ति मेरी तुलना में बुद्धिमान कम है, तो उसकी कम बुद्धिमानी का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मेरा ज्यादा बुद्धिमान होना भी है, क्योंकि रिसोर्सेस जो उसके थे वो मुझे मिले, जिससे मेरी बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कम होती गई। जब आप इस लेवल पर समझेंगे तो आपको आरक्षण देते हुए बुरा नहीं लगेगा। अभी तो लग रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जख्म कितना भी गहरा हो, धीरे धीरे भर ही जाता है। चलिए, हाँ, मतलब आइडियली आरक्षण व्यक्ति को देना चाहिए, उसकी जो रेंज ऑफ टोटल